नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश स्कैंडल। धर्म की नगरी अयोध्या में अधर्म का खेल लंबे समय से जारी है। यह जहां देखो वहां सरकारी लूट नजर आती है, जहां तक नजर जाए वहां घोटाला नजर आता है। स्कैंडल की आज की इस कड़ी में हम आपको अयोध्या के दो बड़े घोटालों से रूबरू कराने जा रहे हैं। एक घोटाला नगर निगम से जुड़ा है तो दूसरा जिला पंचायत से, लेकिन दोनों ही घोटाले कई बड़े सवाल खड़े करते हैं। लेकिन पहले हम आपको इस पूरी खबर से रूबरू कराते हैं। अयोध्या नगर निगम में संविदा के नाम पर बड़ा खेल। 2 सालों से 300 कर्मचारियों को फर्जी बांटा जा रहा था मानदेय। नगर निगम को लगाया 3 करोड़ से ज्यादा का चूना। आउटसोर्सिंग एजेंसी का बड़ा कारनामा। निगम के अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक की मिलीभगत से चल रहा था घोटाले का यह खेल। धर्म की नगरी अयोध्या में सियासी और अफसरशाहों की छत्र छाया में अधर्म का खेल लंबे समय से खेला जा रहा था। अयोध्या नगर निगम में कागजों में फर्जी कर्मचारियों को दिखाकर आउटसोर्सिंग एजेंसी ने करोड़ों के वारे न्यारे किए। खुलासा तब हुआ जब आउटसोर्सिंग एजेंसी बदल गई। उसके बाद हुई छानबीन में पता चला कि लगभग 300 कर्मचारी निगम में कोई काम तो कर ही नहीं रहे, लेकिन 2 साल से हर महीने उनको भुगतान दिया जा रहा था। ज्यादातर के नाम और पते भी फर्जी पाए गए। अधर्म के इस खेल में अयोध्या नगर निगम को लगभग 3 करोड़ का चूना लगा। नगर आयुक्त विशाल सिंह ने इस घोटाले की विस्तृत जांच के ऐलान किए हैं। दरअसल सरकार की ओर से शहरी क्षेत्र में कुशल और अकुशल श्रमिकों को रोजगार दिलाने और श्रमिकों का डाटा तैयार करने के लिए नगरीय विकास अभिकरण के तहत सीएलसी की शुरुआत की गई थी। रोडवेज डिपो के निकट रैन बसेरे में इसका कार्यालय भी खोला गया था। इसकी गतिविधियों के संचालन का जिम्मा रघुवंशी इन्फोटेक नाम की संस्था को सौंपा गया था। संस्था की ओर से सफाई कर्मी, दर्जी, नाऊ, टेलर, राजगीर, इलेक्ट्रीशियन समेत विभिन्न व्यवसायों से जुड़े लोगों को शुल्क लेकर पंजीकृत किया गया था। पंजीकरण में आधार, राशन कार्ड समेत अन्य डॉक्यूमेंट जमा कराने की बाध्यता थी। सरकार के नियमों के मुताबिक निगम से लेकर सभी क्षेत्रों में अब कुशल और अकुशल श्रमिक लोग सीएलसी में पंजीकृत होंगे, तभी लिए जा सकेंगे। इसके बाद नगर निगम सहित विभिन्न संस्थाओं के श्रमिक सीएलसी को डाइवर्ट हो गए थे। बावजूद इसके कर्मचारियों के नाम पर फर्जीवाड़ा चलता रहा। हर महीने अलग अलग श्रमिकों के नाम मास्टर रोल भरे जाते थे। 300 से ज्यादा कुशल और अकुशल श्रमिकों के नाम से फर्जी मास्टर रोल भरे गए थे। एक श्रमिक की न्यूनतम 10,000 रुपए प्रति माह मानदेय अगर जोड़ लिया जाए तो यह आंकड़ा 3 करोड़ से ऊपर जाता है। एक अनुमान के मुताबिक हर महीने लगभग 15 लाख के फर्जी वेतन का भुगतान किया गया। नगर निगम में घोटाला पिछले 2 सालों से चल रहा था, लेकिन किसी की नजर में आया ही नहीं, या फिर किसी जिम्मेदार ने नजर डालने की कोशिश ही नहीं की। दरअसल यह घोटाला कभी नहीं खुलता अगर आउटसोर्सिंग एजेंसी बदली न गई होती। अयोध्या नगर निगम में संविदा कर्मियों की आपूर्ति के लिए नई एजेंसी का चयन हुआ। जांच में गोरख धंधे का खुलासा हो गया। पुरानी आउटसोर्सिंग एजेंसी का अनुबंध
2018 में ही खत्म हो गया, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से उसी संस्था के काम को आगे बढ़ाया गया। लेकिन जब नई एजेंसी ने पूर्व की एजेंसी के साथ काम कर रहे संविदा कर्मियों के रिकॉर्ड को खंगालना शुरू किया तो पता चला कि तमाम कर्मियों के नाम पते फर्जी हैं। ऐसे तमाम कर्मचारी कभी नगर निगम में काम करने आए ही नहीं, लेकिन उनको नगर निगम की ओर से पिछले 2 वर्षों से प्रतिवर्ष भुगतान किया गया। और जैसे ही इसकी जानकारी नगर निगम प्रशासन को दी गई, नगर निगम में हड़कंप मच गया। पिछले 2 सालों में 300 से ज्यादा फर्जी कर्मचारियों को फर्जी बिल वाउचर के जरिए 3 करोड़ से ऊपर का भुगतान कर दिया गया। अयोध्या नगर निगम की हालत पहले से ही खस्ता है। तनख्वाह और पेंशन मद में भारी भरकम खर्च हो रहा है। उसके बाद फर्जी मास्टर रोल के नाम पर जिस तरीके से फर्जी कर्मचारियों का भुगतान होता रहा, वो न सिर्फ बड़ी वित्तीय अनियमितता है बल्कि एक बड़ा घोटाला है। यही वजह है कि नगर आयुक्त विशाल सिंह ने व्यापक जांच के आदेश दिए हैं। उनका दावा है कि प्रकरण में दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और हड़पी गई रकम की रिकवरी कराई जाएगी। सफाई कर्मी के विषय में पहले भी मैं इसको बता चुका हूँ कि जो पूर्व में एजेंसी चलाई जाती थी वो बदली गई है। हमारे पास नई एजेंसी आ गई है जिसने जो कि आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को हमें सप्लाई करेंगे। ये निर्देश नई एजेंसी को जब दिए गए हैं कि आप इसकी जांच करिए पूरी तरीके से, कौन से लोग हैं, कहाँ मौजूद हैं, उनका आधार कार्ड लीजिए, उनका KYC कंप्लीट करिए, उसके बाद ही उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाए। और उसके बाद ये बात बीच में आई कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कि पता नहीं चल रहा है कि वो कौन से लोग हैं, कहाँ पर हैं, उनका कोई आधार कार्ड नहीं है, कोई पहचान नहीं है और उनको तनख्वाह देने से पहले उनकी KYC भी करनी पड़ेगी, तो वो सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। इस समस्या को देखते हुए, क्योंकि हमें सभी पुराने कर्मचारियों को रखे जाने का भी निर्देश शासन से है, तो इस समस्या को निदान के लिए जो पूर्व में CLC काम करता था उसको बुला करके जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा ये बताया गया कि यहाँ पर घोस्ट कर्मचारियों की कोई कमी रह गई है, बच गई है। तो नगराज साहब ने काफ़ी कोशिश की थी उसको सुधार कर सके, लेकिन वो कहीं ना कहीं छोटा बहुत रह गया है। तो उसके हिसाब से जो उसने बताया वो संख्या निकल के सामने आई थी प्रथम दृष्टया। इसकी जांच पूरे विस्तार से की जा रही है। जो हमारे वित्त एवं अकाउंट्स के ऑफिसर हैं उनको इसका प्रभारी बनाया गया है जांच का, वो जांच कर रहे हैं। सभी विभागाध्यक्षों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि जो डिमांड नोट उन्होंने हमें प्रकट किया है कर्मचारियों की आवश्यकता के विषय में, उसको उनके पास वापस करते हुए कहा गया है कि आप सभी कर्मचारियों की फोटोग्राफ, आधार कार्ड, KYC और सारी चीज़ें पूरी करते हुए ही आप उनको हमें दें, ताकि हम जो एजेंसी नई आ रही है उसमें किसी भी प्रकार का कोई घोस्ट कर्मचारी ना घुसने पाए और केवल वही लोग कार्य करें जो वाकई कार्य करने के लिए मोटिवेटेड हैं और जो हैं एग्जिस्ट करते हैं काम करने के लिए। उनकी गुणवत्ता, काम का जो अनुभव है उसको भी देखते हुए लोगों का नाम रिकमेंड किया जाए काम करने के लिए। ऐसा करने से हमें ये पूरा विश्वास है कि जो संख्या में भी कमी आएगी और जो लोग काम करने वाले हैं केवल वही लोग बचेंगे हमारे पास। भले ही नगर आयुक्त विशाल सिंह ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हों, लेकिन कई सवाल हैं जो नगर निगम प्रशासन पर भी उठते हैं। जिस आउटसोर्सिंग कंपनी का अनुबंध 2018 में खत्म हो गया, वह भला अब तक काम कैसे कर रही थी? क्या यह संभव है कि बिना निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत के फर्जी मास्टर रोल भरकर फर्जी कर्मचारियों के मानदेय निकाले जाते रहे हों? अगर 300 कर्मचारी कागजों में काम कर रहे थे, तब भला नगर निगम का वह पूरा तंत्र कहां था जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी इन कर्मचारियों पर निगरानी रखने की? क्या केवल पुरानी आउटसोर्सिंग एजेंसी को हटा देना पर्याप्त कार्रवाई है? नगर निगम के अंदर बैठे भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों की जिम्मेदारी कब होगी तय? अगर घोटाला हुआ तो अब तक इस पूरे मामले की कोई FIR क्यों दर्ज नहीं कराई गई? आउटसोर्सिंग एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट देने या हटाने की जिम्मेदारी जब निगम के अधिकारियों की है, तब भला घोटाले की जवाबदेही उन पर तय क्यों नहीं की गई? CLC के गठन के बावजूद कैसे फर्जी मास्टर रोल के जरिए कर्मचारियों का भुगतान किया जा रहा था?
जबकि नियमों के मुताबिक सीएलसी से अलग संविदा कर्मचारियों को नहीं लिया जा सकता। अयोध्या के नगर निगम के बड़े घोटाले के बाद अब हम आपको ले चलते हैं अयोध्या के ही पंचायत घोटाले की तरफ। कैसे एक सफाई कर्मी बन गया कंप्यूटर ऑपरेटर और कंप्यूटर ऑपरेटर बनकर कर डाला लाखों का घोटाला। एक सफाई कर्मी ने 65 ग्राम पंचायतों को लगाया चूना। कंप्यूटर ऑपरेटर बना सफाई कर्मी। कंप्यूटर ऑपरेटर बनकर सफाई कर्मी ने लगाया लाखों का चूना। भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनी सरकार की पीएफएमएस योजना खुद हुई भ्रष्टाचार की शिकार। पीएफएमएस के जरिए एक सफाई कर्मी ने अपनी पत्नी से लेकर परिवार के एक एक सदस्य को किया फर्जी भुगतान। परिवारी जन को मजदूर दिखाकर कराया फर्जी भुगतान। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि दरअसल पूरा घोटाला है क्या। भारत सरकार द्वारा प्रदेश में ऑनलाइन पेमेंट प्रणाली यानी ई ग्राम स्वराज लागू कर दी गई है। इसके जरिए समस्त ग्राम प्रधान और सचिवों को डीएससी यानी डोंगल के जरिए ऑनलाइन भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। पद सफाई कर्मी, काम कंप्यूटर ऑपरेटर, वेतन दोनों जगह से। अयोध्या जनपद के विकास खंड पूरा बाजार में पिछले कई सालों से नरेंद्र कुमार वर्मा सफाई कर्मी के पद पर तैनात था, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से नरेंद्र कुमार वर्मा एडीओ पंचायत अयोध्या प्रसाद पांडे के कमरे में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करने लगा। सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि जिस गांव में सफाई कर्मी के रूप में नरेंद्र वर्मा की तैनाती की गई थी, उस गांव में वह कभी सफाई के लिए गया ही नहीं। यानी भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन को भी नरेंद्र वर्मा ने पलीता लगाया। क्या है घोटाला, आपको बताते हैं। दरअसल सफाई कर्मी से कंप्यूटर ऑपरेटर बने नरेंद्र वर्मा पर आरोप है कि उसने पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से डोंगल के जरिए बिना ग्राम पंचायत सचिव व ग्राम प्रधान की जानकारी के ग्राम निधि की धनराशि अपनी पत्नी सुमन वर्मा, अपने भाई संदीप वर्मा, पिता बाबूराम वर्मा और अपने परिवार के अन्य खातों में फर्जी ढंग से अंतरित कर लिया। इतना ही नहीं, सफाई कर्मी के रूप में नरेंद्र वर्मा तो अपना वेतन ले ही रहा था, लेकिन इसके साथ ही उसने कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में अपनी पत्नी सुमन वर्मा को दिखाकर उसका फर्जी भुगतान भी पत्नी के खाते में डालता रहा। पिछले 1.5 वर्षों से नरेंद्र वर्मा मेकर और चेकर दोनों की जिम्मेदारी निभा रहा था। उसने मेकर के रूप में सचिव ग्राम पंचायत और चेकर के रूप में ग्राम प्रधान दोनों के डोंगल अपने पास ही रखे हुए थे, जबकि नियमों के मुताबिक कोई भी ग्राम प्रधान या सचिव अपना डोंगल किसी को नहीं दे सकते। इस तरह से नरेंद्र वर्मा ने 65 ग्राम पंचायतों में अपने परिवारीजन, अपनी पत्नी, अपने पिता, भाई और भाभी को कागजों में मजदूर दिखाया और उनके नाम से फर्जी मास्टर रोल भरकर मजदूरी निकालता रहा। आरोपी सफाई कर्मी पर 4,83,569 रुपए के घोटाले की एफआईआर दर्ज की गई है। 5 अक्टूबर 2018 से 1 जुलाई 2020 तक चेक और पीएफएमएस से नरेंद्र कुमार वर्मा की पत्नी सुमन वर्मा के नाम कंप्यूटर ऑपरेटर की मजदूरी हर महीने निकाली गई। इस घोटाले का खुलासा शिकायतकर्ता पीयूष कुमार सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा जागो संगठन के जरिए हुई।
जब उसने निदेशक पंचायती राज विभाग को एक लीगल नोटिस भेजा और इसमें उसने इस पूरे घोटाले की शिकायत की। बावजूद इसके कई महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक जिम्मेदार अधिकारियों ने इतने बड़े भ्रष्टाचार की कोई सुध नहीं ली है। जैसे इसमें ये समस्या हमें दिखी कि सेक्रेटरी और की तरफ से एक आरोप लगाया गया है कि हमें प्रशिक्षण नहीं दिया गया प्रिया सॉफ्ट का संचालित करने का। तो वहीं एक और प्रश्न खड़ा होता है कि 2018 में भी चेक से भी नरेंद्र वर्मा की पत्नी के नाम से भुगतान किया गया है। तो ये सवाल है कि क्या नरेंद्र वर्मा ने आप उस चेक पर ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी का सिग्नेचर भी कर लिया, जो भुगतान कर लिया। इस तरीके से केवल यहाँ पूरी साठ गांठ कर यहाँ से लेकर जिले तक के अधिकारियों ने जो है एक योजनाबद्ध तरीके से किसी भी ग्राम विकास अधिकारी को प्रशिक्षण न देकर जो सफाई कर्मी कंप्यूटर के बारे में दक्ष थे उनको प्रिया सॉफ्ट का प्रशिक्षण देकर ब्लॉकों में रखा गया और उनके माध्यम से वेंडर फीडिंग के नाम पर 2000 रुपये वसूली की गई है। और इस तरीके से कई प्रकरण प्रकाश में आए हैं। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन करने के बाद हमने ये सारी कार्रवाई की है। इस घोटाले पर पर्दा डालने की उच्च अधिकारियों ने बहुत कोशिश की। इस घोटाले के लिए महज नरेंद्र वर्मा को जिम्मेदार मानते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी ने 13 जुलाई 2020 को निलंबित कर दिया और 14 जुलाई को समस्त ग्राम पंचायत सचिवों की तरफ से एक एफआईआर महाराजगंज थाने में दर्ज करा दी गई। अब तक मिले दस्तावेजों से साफ होता है कि इस घोटाले का पूरा मास्टरमाइंड सफाई कर्मी से कंप्यूटर ऑपरेटर बना नरेंद्र वर्मा है। लेकिन इसके साथ ही सिस्टम पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल यह है कि क्या एक सफाई कर्मी इतना ताकतवर था कि वो अकेले ही 3 सालों से घोटाले करता रहा और पूरे सिस्टम को इसकी खबर ही नहीं लगी? क्या केवल डोंगल के जरिए पीएफएमएस प्रणाली से भुगतान संभव है? डोंगल से भुगतान करने से पहले और बाद में ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी के मोबाइल पर ओटीपी और मैसेज आते हैं। बावजूद इसके 65 ग्राम पंचायतों के सभी सचिवों और प्रधानों को इसकी जानकारी नहीं लगी। यह कैसे संभव है? पूरे विकास खंड में किसी भी सचिव या प्रधान को पीएफएमएस का प्रशिक्षण ही नहीं दिया गया। आखिर क्यों? एक सफाई कर्मी को मेकर और चेकर की जिम्मेदारी क्यों दी गई? शासनादेशों का उल्लंघन कर सरकारी धन के दुरुपयोग की खुली छूट देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई? जिन सचिवों पर घोटाले के खेल में लिप्त होने का आरोप लगाना चाहिए, उन्हें ही वादी बनाकर मुकदमा क्यों दर्ज करवाया गया? बैंक खाते का स्टेटमेंट निकालकर कैश बुक लिखने की जिम्मेदारी सचिव की होती है। बावजूद इसके सचिवों को इस घोटाले की जानकारी क्यों नहीं लगी? कंप्यूटर ऑपरेटर पर नरेश वर्मा की पत्नी के नाम की नियुक्ति करने वाला अधिकारी आखिर कौन था? अगर पत्नी कार्यरत ही नहीं थी, तब भला उसका वेतन भुगतान किसके आदेशों से हुआ? अप्रैल से अगस्त 2019 के बीच 2 बार पीएफएमएस से सुमन वर्मा के खाते में भुगतान किया गया, जबकि उस समय ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा डोंगल से भुगतान नहीं किया जा रहा था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, आखिर ग्राम प्रधान और सचिव ने डोंगल के जरिए भुगतान नहीं किया, तब भला किसके द्वारा और किसके आदेशों से
ये भुगतान किए गए। सवालों के घेरे में विकास खंड के 16 ग्राम पंचायत अधिकारी सुनील कुमार, प्रदीप कुमार वर्मा, अनिल कुमार सिंह, श्रीमती शशिकला, संपूर्णानंद तिवारी, हुमैरा बेगम, सौरभ सिंह, कोमल मिश्रा, सिंधुजा चौरसिया, कुमारी ज्योति, श्रीमती निशा, शिवांगी सिंह, नीरज सिंह, नरेंद्र पांडे, संतोष पांडे और गोरखनाथ मिश्रा। सवालों के घेरे में जिला पंचायत के अधिकारी डीपीआरओ सत्य प्रकाश सिंह, बीडीओ केडी गोस्वामी, एडीओ पंचायत अयोध्या प्रसाद पांडे, डीपीएम उपेंद्र तिवारी। घोटाले के अनावरण में हुए 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक ना ही इतनी संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है, बावजूद उसके, क्योंकि एफआईआर तो दर्ज कर दी गई, लेकिन अभी तक जो आरोपी सफाई कर्मी है ना ही उसकी गिरफ्तारी हुई है और ना ही इस घोटाले में उसके अन्य दूसरे मददगारों पर कोई कार्रवाई हुई है। जबकि 1 अक्टूबर को निदेशक पंचायती राज किंजल सिंह ने सूबे के सभी पंचायती राज अधिकारियों को इस तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, लेकिन आज तक अयोध्या में कार्रवाई के नाम पर नतीजा शून्य ही है। पूछता है न्यूज वन इंडिया, क्या महकमे के बड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को बचाने के लिए महज नरेश वर्मा को बलि का बकरा बनाया गया? क्या अब मामले को रफा दफा करने की तैयारी हो रही है? अब तक मामले की उच्च स्तरीय जांच क्यों नहीं? क्या कर रहे हैं जनपद के जिलाधिकारी? कब होगी बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई? कब सलाखों के पीछे जाएंगे डीपीआरओ से लेकर बीडीओ तक? कब तय होगी बाकी कर्मचारियों पर जिम्मेदारी? कब होगी 65 ग्राम प्रधानों पर एफआईआर? कब गिरफ्त में आएंगे घोटाले के मास्टरमाइंड 16 ग्राम पंचायत अधिकारी? और इस वक्त इन दोनों घोटालों पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अयोध्या से हमारे ब्यूरो चीफ राघवेंद्र शुक्ला जुड़ रहे हैं और उनके साथ शिकायतकर्ता भी लाइव जुड़ेंगे। शिकायतकर्ता इस वक्त जो पीयूष कुमार सिंह हैं, जिन्होंने पंचायत घोटाले का ये पूरी शिकायत की थी। सबसे पहले राघवेंद्र के पास चलते हैं। राघवेंद्र, अयोध्या धर्म की नगरी अयोध्या है, लेकिन जिस तरीके से अयोध्या में अधर्म हो रहा है, चाहे वो नगर निगम के घोटाले की बात हो या पंचायत विभाग के घोटाले की बात हो, दोनों में कहीं ना कहीं आउटसोर्सिंग का मसला आया, दोनों में ही कहीं ना कहीं संविदा के तहत कर्मचारियों के फर्जी भुगतान की बात आई। क्या लगता है सरकार जिस तरीके से सिस्टम को स्मूथ बनाने के लिए, करप्शन को खत्म करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट का वो तमाम विकल्प दे रही है, क्या वही घोटालेबाजों के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जो है घोटाले का मुफीद मौका बन गया है? पीयूष कुमार सिंह, बिल्कुल देखिए ब्रजेश जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या यूं कहें कि पूरी सरकार जो है इस समय अयोध्या को विश्व पटल पर ले जाना चाह रही है, अयोध्या को जो है विश्व के मानचित्र में दर्ज कराना चाह रही है, वहीं जो जिस तरीके से जालसाजी का या धोखाधड़ी का कहें या भ्रष्टाचार का जो तंत्र है वह भी कहीं ना कहीं से अयोध्या में फलता फूलता नजर आ रहा है। नगर निगम और जिला पंचायत, इन दोनों विभागों में बड़ा ही फर्जीवाड़ा हुआ है। एक व्यक्ति करीब 5-5 दर्जन ग्राम सभाओं से भुगतान ले लेता है, बाकायदा उनके खाते में पेमेंट जाता है और उसके बाद जब कार्रवाई की बात होती है तो सेक्रेटरी के माध्यम से जो है
एक सफाई कर्मी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। और सबसे खास चीज यह है कि कोई भी व्यक्ति इन सारे मुद्दों पर ना तो कोई बोलने को तैयार है, ना ही कहीं कोई फोन पर बात करने के लिए तैयार है, और जब भी मीडिया करती है तो दोबारा फोन तक उठाने को तैयार नहीं होते हैं। राघवेंद्र, सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो ग्राम पंचायतों का घोटाला है, लेकिन अगर हम बात करें अयोध्या को स्मार्ट सिटी के तौर पर, ऐतिहासिक और एक तरह से देखा जाए तो पुरातात्विक शहर के तौर पर जो है विकसित करने की कोशिश की जा रही। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर जमकर के धन वर्षा कर रहे हैं, बजट दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से नगर निगम में घोटाला सामने आया कि कैसे आउटसोर्सिंग के नाम पर 300 से ज्यादा कर्मचारी केवल कागजों पर भुगतान ले रहे थे, आपको लगता नहीं है ये जघन्यतम अपराध है? जिस तरीके से जो है अगर देखा जाए तो कागजों में केवल भुगतान ले रहा है, जो जनता की गाढ़ी कमाई जो टैक्स के रूप में जनता देती है उसका इस तरीके से बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। बेशक तौर पर तो देखिए, ये बिल्कुल सच है कि अगर जो है सफाई कर्मचारियों के नाम पर या तो स्वास्थ्य महकमे में जो लगाए गए कर्मचारी हैं उनके नाम पर बाकायदा जो है आउटसोर्सिंग के नाम पर एक बड़ी भर्ती होती है, और जब भी कोई अधिकारी बदलता है तो जो पहले जो अधिकारी थे उनके द्वारा जितने भी लोग भर्ती किए गए थे उनकी लिस्ट को खारिज करके पुनः अपने द्वारा एक नई कंपनी को लाया जाता है, उसके तमाम सारे कर्मचारी अधिकारियों को पोस्टेड किया जाता है और पहले वाले को फर्जी बताया जाता है। लेकिन कर्मचारी वही रहते हैं, उनके जो मातहत हैं वह भी वही रहते हैं। कुछ लोग आते भी हैं ड्यूटी पर, कुछ नहीं भी आते हैं। कुल मिलाकर के जो ये बड़ा एक तो कुछ नहीं बदलता। इस वक्त पीयूष हैं, पीयूष शिकायतकर्ता जिन्होंने पंचायत घोटाले की शिकायत की थी। पीयूष, अगर देखा जाए तो जो आरोपी सफाई कर्मी था, जो कंप्यूटर ऑपरेटर बना था, उसके खिलाफ एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन ना तो गिरफ्तारी हुई, ना तो अभी तक जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्रवाई हुई। क्या लगता है इस मामले को दबाने की कोशिश हो रही है? पूरी तरह से इस मामले को दबाया जा रहा है। इसमें पूरा योजनाबद्ध तरीके से उसको बझाकर एक बलि का बकरा बनाया गया है। विकासखंड पूरा बाजार भ्रष्टाचार का हब बना हुआ है। वहां कई ग्राम पंचायतें हैं जिसमें लोग अपने परिवार के नाम से भुगतान किए हैं। जैसे ऐमी आलापुर है, वो वन रक्षक है, उसकी पत्नी प्रधान है, और वो जो है 56,000 रुपया पंचायत भवन पोताई के नाम पे निकाला गया है। इस पर खंड विकास अधिकारी को पूरा संज्ञान है, लेकिन कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सफाई कर्मी तो पीयूष, सफाई कर्मी तो महज एक वानगी है, लेकिन हकीकत यह है कि घोटालों का एक बड़ा मायाजाल बना हुआ है। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतना तो तय है कि इस पूरे घोटाले को जानने के बाद यह साफ साफ समझ में आता है कि अधिकारी इन तमाम घोटालों पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, और जब मजबूरी होती है तभी एकाध लोगों पर एफआईआर दर्ज कर या उन पर कार्रवाई करके इतश्री कर लेते हैं। लेकिन इस स्कैंडल के जरिए हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, और तब तक उठाते रहेंगे जब तक इस तरह के भ्रष्टाचारियों को उनकी सही जगह यानी जेल तक नहीं पहुंचा देते हैं। आज के लिए ही नमस्कार।